दिनांक 14 जुलाई 2021, क्लास 12, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। प्यारे बच्चों, जीनोम है क्या है? तो जीनोम क्या होता है? किसी व्यक्ति में जो हैप्लॉइड सेट्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड क्रोमोसोम के जो सेट होता है, एक कंप्लीट सेट, उसे जीनोम बोलते हैं। समझ रहे हैं? और टोटल जीनोम वन सेल के अंदर जितना भी सेट है, एक हैप्लॉइड सेट, उसको जीनोम बोला जाता है। और जीनोम ज़रूरी क्यों है? देखिए, मेरी बॉडी में अलग है डीएनए, आपकी बॉडी में अलग है, सबकी बॉडी में अलग अलग डीएनए होते हैं। तो उन डीएनए को रिजर्व रखते हैं जो बेस्ट डीएनए होता है, सबसे अच्छा, एक स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य का डीएनए। इसकी एक जो मुख्य बात है वो यही है कि किसी भी बीमारी को पहचानने में बहुत आसानी हो जाती है। किसी भी बीमारी को पहचानने में बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि ये जीन जो है गड़बड़ है, इसको अलग करने से आसानी से बीमारी को दूर किया जा सकता है। ठीक है। अब जीन रचनाओं को जानने के लिए सन 1990 में अमेरिका की सरकार ने मानव जीनोम परियोजना का आरंभ किया। किसने? अमेरिका की सरकार ने 1990 में। मानव जीनोम प्रोजेक्ट से दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का संबंध रहा है। इनमें फ्रांसिस कॉलिंस मानव जीनोम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पद पर थे और जे क्रेग वेंटर जो सेलेरा जीनोमिक्स के संस्थापक थे। इन्होंने 26 जून सन 2000 को अपने शोध कार्य को प्रकाशित किया, जिसमें मुख्य रूप से मानव के अपेक्षाकृत छोटे 22 में गुणसूत्र को, सबसे छोटा जो गुणसूत्र होता है वो 22 में गुणसूत्र को सर्वप्रथम पूर्ण रूप से क्रमबद्ध किया गया। मैं पूरा उसका स्ट्रक्चर दे दिया, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, क्या कौन कौन से जीन है उसमें। इन वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। मानव जीनोम प्रोजेक्ट विश्व भर के वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण एक रिसर्च है, जिसका मुख्य उद्देश्य डीएनए के निर्माण में प्रयुक्त जोड़े के क्रम का निर्धारण करना तथा लगभग 20,000 से 25,000 मानव जीनोम की जीन्स की पहचान करना तथा मैपिंग का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परीक्षण करना। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जिससे आसानी हो जाए किसी भी जीन को समझने में। देखिए, हमने कहा 99.9% हम सबका जीन सेम है, सबका डीएनए सेम है, 0.1% में ही दिक्कत है। तो वो 0.1% डिफरेंट है, उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो उसके लिए पहचानना करना क्या होगा? सारे जीन को टेस्ट आउट करना पड़ेगा। ये परियोजना बहुत पहले ही चल चुकी है, 1990 से स्टार्ट हुई थी, सन 2003 में भी इसको कंप्लीट किया गया। तो उसके सन 2006 में तीन साल लगे एक मतलब उसको करने के लिए, खंड को करने के लिए। बहुत लंबा प्रोजेक्ट चला, बहुत रुपया खर्च हुआ इस पर, समझे, बहुत रुपया खर्च हुआ तो जाके ये हो पाया। और किसी एक व्यक्ति का काम भी नहीं था ये, क्योंकि अगर एक व्यक्ति करेगा तो सर सालों लग जाएंगे, दसियों साल, हज़ारों साल लग, मतलब सॉरी, हज़ार तो नहीं, 100 साल लग जाएंगे लगभग। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो इसको विभिन्न देशों ने मिलकर काम किया। मानव जीनोम परियोजना को अक्टूबर 1990 में अमेरिका के ऊर्जा विज्ञान विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख जीव विज्ञान एवं वातावरणीय अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया था। मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य के विस्तार एवं आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए इसे महायोजना कहा गया। बहुत बड़ी योजना थी। सारे जीन्स को एक व्यक्ति एक जीन नहीं पूरा कर, मतलब सारे क्रोमोसोम्स को, कितने 22 सेट होते हैं, 22 + 1, ठीक है। एक जो वो तो लिंक क्रोमो, चलो है, ठीक है, सेक्सुअल क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, उसको पहचानने में, मतलब एक क्रोमोसोम को पहचानने में बहुत समय लगा, समझ रहे हैं। तो अब मानव जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य क्या थे? तो मानव जीनोम के सभी 3 बिलियन बेस पेयर का क्रम निर्धारित करना
डीएनए मैपिंग करना। ठीक है। ज्ञात यानी जो जानकारी में थे बेस पेयर अनुक्रम को 20 से 25,000 या अधिक जीन्स में स्थान निर्धारित करना, यानी जीन सीक्वेंसिंग करना, कौन सा जीन कहाँ स्थित है ये करना। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के रोगों की पहचान के लिए परीक्षण विधि का निर्धारण कर उन लोगों को समुचित निदान हो सकेगा, जिसका मुख्य लक्ष्य था क्या, रोगों की पहचान आसानी से हो सकेगी। उसके बाद है मानव जीनोम की समस्त उपलब्ध सूचनाओं को कंप्यूटरीकृत किया जा सके तथा न्यूक्लिक अम्ल तथा अमीनो अम्ल के क्रम को आसानी से समझा जा सके। मतलब कहने का ये है, इनकी सूचनाएं जो हैं वो कंप्यूटर में डाटाबेस के रूप में इकट्ठी कर सकें। आपको पता है कि अगर ये डाटा की जगह हम उसको लिखना शुरू करें तो लिखने में ही कम से कम हज़ारों किताबें लग जाएंगी, कॉपियाँ लग जाएंगी, हज़ारों। इतनी पढ़ेगा कौन, पन्ना पलटते घूमेंगे, है नहीं है। इसलिए क्या कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया गया कि डाटाबेस को तुरंत मांगे और तुरंत डाटा मिल जाए, और न्यूक्लिक अम्ल उसके अर्थ को समझा सके, न्यूक्लिक अम्ल क्या है समझे, और अमीनो एसिड्स उनके क्रम को समझा सके, कौन सा अमीनो एसिड्स किस प्रकार लगा हुआ है। न्यूक्लिक मतलब डीएनए आरएनए है क्या, किस प्रकार से उसने सीरियल किया हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स को। नंबर 5, सामाजिक, नैतिक और अधिक तथा जातीय मुद्दों से संबंधित प्रश्नों का समाधान व्यक्तिगत जीनोम की सूचना के अनुसार प्राप्त करने के लिए कानून बनाए जा सके। जैसे कि आपने देखा ही है कि पैतृक संपत्ति को लेके है या बल्दियत को लेके, किसी भी चीज़ को लेके है, तो आप आसानी से जो है कोई मर्डर मिस्ट्री है उसको आसानी से आप समझा सकते हैं। कैसे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी का भाग है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ और करते हैं क्या, केवल डीएनए को ही मैच करते हैं। डीएनए के कुछ खंडों को मैच किया जाता है और वो आसानी से व्यक्ति बदल जाता है कि हाँ जो है ये व्यक्ति है। उसके बाद है मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं। तो मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 बिलियन से अधिक, आप समझ रहे हैं, 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सामान्यतः एक मानव जीन में लगभग, एक मानव जीन में, छोटे सी बात हो रही है, छोटे से जीन की, डीएनए का जो एक भाग है, ठीक है, जो डीएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो क्या है, एक भाग है जीन में लगभग 3,000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में 2.4, सबसे बड़ा जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन, याद रखिएगा, डिस्ट्रोफिन कई बार पूछा जाता है। डिस्ट्रोफिन 2.4 करोड़ क्षार युगल होते हैं। क्षार युग मतलब बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड जो पेयर होते हैं ना, ए के सामने जो टी होता है, तो एक क्या बना, एक बेस पेयर बन गया, ठीक है, एक जोड़ी है, तो क्षार युगल युगल बन गया, जोड़ा। कितने होते हैं डिस्ट्रोफिन में, 2.4 करोड़। उसके बाद अभी तक खोजे गए जीन्स की लगभग 50% से अधिक के कार्य का ही हमें ज्ञान है। अगला है मानव जीनोम में जंक डीएनए बहुत अधिक होता है। देखिए जंक डीएनए मतलब क्या होता है, एक तो जीन होता है और एक डीएनए होता है। तो डीएनए के सारे भाग हैं, लेकिन क्या है, जो ऐसा भाग जिसमें कुछ सूचनाएं निहित हैं किसी कैरेक्टर को लेकर, किसी लक्षण को लेकर, उसे हम जीन कहते हैं। बाकी सब क्या है, जंक डीएनए है। प्रथम गुणसूत्र पर सबसे अधिक 2,968 जीन्स होते हैं तथा बाई गुणसूत्र पर सबसे कम 231 जीन्स होते हैं। बात समझ में आ गई। यानी पहला गुणसूत्र सबसे बड़ा गुणसूत्र है, चलिए। गुणसूत्रों को रखा ही उस अरेंजमेंट में किया गया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब रखा गया, तो 22, 23 तक आए हैं। तो जो पहला गुणसूत्र होता है सबसे बड़ा गुणसूत्र है, उसमें केवल जीन्स ही जीन्स कितने हैं, 2,968 जीन्स हैं। सोचिए उसमें कितने सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, ऊपर आपने नंबर गिन ही लिया है। उसके बाद अगला है कि मनुष्य के रोग संबंधी जीन्स में न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम का पता लगाया जा सकता है। अगला है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता। तो उपयोगिता क्या है, मानव जीनोम से संबंधित ज्ञान को
निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है। नंबर 1, किसी मनुष्य या मानव समूह की आनुवांशिक वंशावली को निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाली जीन्स में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों का यानी सीक्वेंस का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। नंबर 3, अनेक आनुवांशिक रोग जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया आदि को पहचाना जा सकता है। मनुष्य में रोग प्रवृत्ति को आसानी से पहचाना जा सकता है। नंबर 5 है जीन थेरेपी द्वारा आनुवांशिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। जीन थेरेपी क्या, मैंने कहा ना, जीन को अलग कर देना। ठीक है, जीन को हटा दो और उसके बाद जो है उसके बदले में सही जीन लगा दो, जीन थेरेपी कर लेती है। जीनी थेरेपी है तो जीन के द्वारा हो रही थेरेपी। ठीक है। नेक्स्ट है हत्या तथा अथवा बलात्कार के अपराधियों को घटनास्थल से प्राप्त आदि मटेरियल की मदद से पहचाना जा सकता है। इस विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि इसी का ही भाग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और देखो लास्ट में वही है, विवादग्रस्त बल्दियत का समाधान निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो मानव जीनोम है, ये बहुत ज़रूरी मानव जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें बहुत सारे देशों ने मिलकर भाग लिया था। अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी, इसमें जर्मनी है, जापान है, इन सब लोगों ने मिलकर भाग लिया था और इस कार्य को पूरा भी किया। इसमें इंडिया भी था। ठीक है, थैंक यू सो मच।